हेलो ऑल। इंटरफेस पाइथन विद माई हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो को देखने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरी लास्ट जो वीडियो है, इस वीडियो से पहले जो मैंने डाली थी 32 नंबर की, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि माई एंड पाइथन की कनेक्टिविटी से पहले हमें माई कनेक्टर को इंस्टॉल करना पड़ता है सिस्टम में। अगर आप उसे इंस्टॉल कर चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर नहीं किया है तो पहले उस वीडियो को देखें, देन इस वीडियो को देखें। अदरवाइज अगर आप, जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रामिंग करूंगी वैसे करेंगे और माई कनेक्टर आपने इंस्टॉल नहीं किया होगा तो वो चीज़ें नहीं आप कर पाएंगे और समझ में भी नहीं आएगी। ठीक है, तो इस वीडियो से पहले 32 नंबर की वीडियो हाउ टू इंस्टॉल माई कनेक्टर, वो वीडियो ज़रूर देखें। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम डेटाबेस से कनेक्टिविटी क्यों करते हैं किसी भी एप्लीकेशन की? डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए, क्योंकि डेटा को हम अभी तक फाइल हैंडलिंग का यूज करके किसी फाइल के अंदर स्टोर कर सकते थे जिसमें डेटा परमानेंटली ही स्टोर होता था। लेकिन जो फाइल्स में हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं वो जो लिमिटेड डेटा होता है, अगर डेटा कम है, उसका ज़्यादा डेटा नहीं है, तो हम फाइल में इजीली मेंटेन करके रख सकते हैं। लेकिन अगर लार्ज अमाउंट का डेटा है तो फिर वहाँ पर जो फाइल्स हैं वो उसके अंदर डेटा को मैनेज करके रखना पॉसिबल नहीं होता। तो लार्ज अमाउंट के डेटा को स्टोर करने के लिए हम डेटाबेसेस का यूज़ करते हैं। बहुत सारे डेटाबेसेस होते हैं, ओरेकल होता है, एसक्यूएल होता है, माई एसक्यूएल होता है। हम यहाँ पर पाइथन की कनेक्टिविटी माई एसक्यूएल डेटाबेस से करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपके सिस्टम में माई एसक्यूएल डेटाबेस का होना ज़रूरी है। तो आप पहले माई एसक्यूएल डेटाबेस को इंस्टॉल करें अपने सिस्टम में। उसका सेटअप आपको इजीली नेट पे मिल जाएगा, गूगल पर मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके पहले माई एसक्यूएल इंस्टॉल करें, देन आप पाइथन से कनेक्टिविटी करेंगे। ठीक है, माई के इंस्टॉलेशन के टाइम पर एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आपसे वो इंस्टॉलेशन के टाइम पे पासवर्ड मांगता है। तो उस पासवर्ड को, रूट का पासवर्ड होता है वो, उसमें यूजर नेम रूट होता है एंड पासवर्ड होता है। तो जो भी पासवर्ड आप वहां पर डालेंगे उस पासवर्ड को आपको याद रखना है, क्योंकि वो यूजर नेम एंड पासवर्ड जो है आप पाइथन में प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे। ठीक है, तो पाइथन के अंदर डेटाबेस कनेक्टिविटी से पहले आपको दो काम करने हैं। पहला, माई इंस्टॉल करना है। सेकंड काम, आपको माई कनेक्टर को इंस्टॉल करना है। ठीक है, देन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इंटरफेस ऑफ पाइथन विद एन एसक्यूएल डेटाबेस। टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा वी नीड टू कनेक्ट आवर पाइथन एप्लीकेशन टू अ डेटाबेस। यही चीज मैंने अभी बोला आपके सामने। इन ऑर्डर टू कनेक्ट टू अ डेटाबेस इन पाइथन we need a library that provides connectivity functionality. Here we shall work with MySQL connector library. हमारे पाइथन के प्रोग्राम को डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए हमें एक लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ती है जो कि कनेक्टिविटी की जितनी भी फंक्शनलिटी होती है उसे प्रोवाइड करती है। तो उसके लिए हम किसके साथ काम करेंगे? MySQL कनेक्टर के साथ काम करेंगे। Before start working with Python MySQL connector, we need to install it in our computer by using following command in command prompt. पाइथन के अंदर काम करने से पहले आपको MySQL कनेक्टर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये सारी प्रोसेस मैं लास्ट वीडियो में दिखा चुकी हूँ। तो उसके लिए आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे PIP कमांड से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं लिख सकते। उसका पूरा प्रोसेस जो है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, जो प्रीवियस वीडियो में दिया हुआ है। तो PIP इंस्टॉल एंड MySQL कनेक्टर, तो ये जो है लाइब्रेरी, ये इंस्टॉल हो जाएगी। आपको यहाँ पर एक नोट है, ध्यान रखना है कि आपने PIP का जो पाथ है वो एनवायरमेंटल वेरिएबल में स्टोर कर रखा है कि नहीं। अगर वहां पर स्टोर है तभी PIP आपके कमांड प्रॉम्प्ट पे वर्क करेगी। ठीक है, वो जो स्लाइड थी उसमें था प्रीवियस वीडियो का पूरा मैंने प्रैक्टिकली वहां पर करके दिखाया है हर चीज को। अब स्टार्ट करते हैं कि हम पाइथन के अंदर कैसे स्टार्टिंग करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं प्रोग्राम को। बहुत इजी है पाइथन के अंदर डेटाबेस कनेक्टिविटी करना, क्योंकि पाइथन बहुत इजी लैंग्वेज बनाई गई है, बिगिनर्स के लिए बनाई गई है। तो यहाँ पर ये वाला जो कनेक्टिविटी वाला जो कंसेप्ट है वो भी बहुत इजी है एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेज। मतलब दूसरे अगर लैंग्वेजेस से आप कंपेयर करेंगे तो पाइथन के अंदर डेटाबेस को कनेक्ट करना बहुत इजी टास्क है। So there are mainly 7 steps that must be followed in order to create a database connectivity application. देखिए, कोई भी काम करने के स्टेप्स होते हैं,
तो डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए भी कुछ 7 स्टेप्स हैं, आप वन बाय वन इन स्टेप को फॉलो करें। सबसे पहले आप अपना पाइथन स्टार्ट करें। मैं भी आपके सामने इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए ही काम करती हूँ। सबसे पहले मैं अपना पाइथन स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, पाइथन स्क्रिप्ट मोड में स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर लिया हमने पाइथन। ठीक है, सेकंड है इंपोर्ट द पैकेजेस रिक्वायर्ड फॉर डेटाबेस प्रोग्रामिंग। सेकंड चीज होती है हमें पैकेज इंपोर्ट करना होता है जिससे हम डेटाबेस कनेक्टिविटी कर सके। अभी आगे ये सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में आएंगी। देन ओपन अ कनेक्शन टू डेटाबेस। थर्ड स्टेप होती है हम कनेक्शन ओपन करते हैं डेटाबेस से। फोर्थ होता है क्रिएट अ कर्सर इंस्टेंस। कर्सर इंस्टेंस क्या होता है ये आगे मैं बताऊंगी आपको। देन एग्जीक्यूट अ क्वेरी। क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं। देन डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं रिजल्ट सेट से। एंड फाइनली क्लीन अप द एनवायरनमेंट। ये 7 स्टेप्स हैं, इन्हें फॉलो करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला स्टेप मैं आपके सामने कर चुकी हूँ, पाइथन स्टार्ट कर चुकी हूँ। सेकंड स्टेप है इंपोर्ट mysql.connector पैकेज। हम लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं, पैकेज इंपोर्ट करते हैं जिससे हम प्रोग्राम डेटाबेस में कनेक्टिविटी कर सके। तो डेटाबेस में कनेक्टिविटी के लिए हम mysql.connector ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। तो सबसे पहला काम होगा हमारा स्क्रिप्ट मोड में हमें mysql.connector पैकेज को इंपोर्ट करना है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये पैकेज तभी इंपोर्ट होगा जब आपने mysql कनेक्टर को इंस्टॉल कर रखा होगा। ठीक है, अगर नहीं होगा तो वो एरर शो कर देगा। तो मैं सेकंड स्टेप को फॉलो करती हूँ। सेकंड स्टेप है हमारी इंपोर्ट mysql.connector। सेकंड स्टेप भी मैंने फॉलो कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड स्टेप है ओपन अ कनेक्शन टू mysql डेटाबेस। हमें डेटाबेस के साथ में कनेक्शन ओपन करना, मतलब कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है किसके बीच में, डेटाबेस के बीच में, पाइथन प्रोग्राम के बीच में। तो नेक्स्ट वी नीड टू एस्टेब्लिश कनेक्शन टू अ mysql डेटाबेस यूजिंग कनेक्ट फंक्शन ऑफ mysql.connector पैकेज। जो mysql.connector पैकेज आपने इंपोर्ट किया है, इसी पैकेज का एक फंक्शन होता है कनेक्ट फंक्शन। इसका काम ही ये होता है कि ये पाइथन के प्रोग्राम को डेटाबेस के प्रोग्राम को इंटरनली लिंक कर देता है, मतलब उन दोनों में कनेक्शन एस्टेब्लिश कर देता है जिससे कि आप उसमें अपना काम कर सकें। तो कनेक्ट फंक्शन रिक्वायर्स 4 पैरामीटर्स। कनेक्ट फंक्शन का ये सिंटेक्स होता है, इसके 4 पैरामीटर्स होते हैं जो आपको पास करने होते हैं जब भी आप कनेक्ट फंक्शन को कॉल करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले कनेक्शन ऑब्जेक्टिव, कोई भी यूजर डिफाइंड वेरिएबल होगा, एक आइडेंटिफायर होगा वैलिड, जिसे हम कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बोलते हैं। मतलब आगे चल के हमें डेटाबेस के अंदर अगर कोई भी काम करना है तो हम इस कनेक्शन ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, जिसके पास में लिंकिंग मतलब एड्रेस है, जो डेटाबेस है, जो लिंकिंग है, उसका प्रॉपर रेफरेंस जो होता है वो इस कनेक्शन ऑब्जेक्ट के पास में होता है। इसका सिंटेक्स होता है mysql.connector, आपके पैकेज का नाम है। आप ऐसा भी कर सकते हैं import mysql.connector एज करके कोई एलियास नेम दे सकते हैं छोटा, जिससे कि आपको बार बार mysql.connector नहीं लिखना पड़ेगा। देन डॉट कनेक्ट फंक्शन हो गया। यहाँ पर सबसे पहला पैरामीटर होता है होस्ट। होस्ट जो होता है, अगर आप अपने लोकल सिस्टम पे ही डेटाबेस है आपके, तो जैसे मैं इसी सिस्टम में मेरा पाइथन का प्रोग्राम होगा और इसी सिस्टम में डेटाबेस होगा, तो हम होस्ट इक्वल्स टू लोकल होस्ट कर देते हैं जिससे कि हमारे सिस्टम से ही वो कनेक्ट हो जाता है। मान के चलो डेटाबेस आपका किसी और सिस्टम में है और आप कहीं और प्रोग्राम बना रहे हैं, तो वहां पर पहली रिक्वायरमेंट इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए दोनों सिस्टम्स में। देन होस्ट के अंदर हम दूसरे सिस्टम का आईपी एड्रेस दे देते हैं। तो उससे क्या होगा, जहां भी जिस भी सिस्टम में डेटाबेस होगा वो उससे कनेक्ट होगा यूजिंग आईपी एड्रेस। ठीक है, अभी इनिशियल लेवल पर हम लोकल होस्ट ही देंगे क्योंकि हमारा जो डेटाबेस होगा वो हमारे सिस्टम में ही होगा। सेकंड होता है यूजर। ये यूजर होता है रूट। बाय डिफॉल्ट जब हम MySQL को इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ जो यूजर नेम होता है वो फिक्स होता है, वो रूट होता है। तो यूजर नेम हो गया रूट। इसका पासवर्ड जब इंस्टॉलेशन के टाइम पर हम जो भी पासवर्ड देते हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि आपको पासवर्ड याद रखना है, तो वो पासवर्ड आपको यहाँ मेंशन करना होगा। देन ये स्क्वायर ब्रैकेट की जो चीज होती है ये ऑप्शनल होती है। अगर आप किसी पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर, जैसे आपको याद हो तो MySQL में भी सबसे पहले हमने क्रिएट डेटाबेस से डेटाबेस बनाते हैं, देन फिर उसके अंदर टेबल्स बनाते हैं जिससे कि हमारी टेबल्स जो होती है वो मैनेज्ड होती हैं। हमें पता होता है कि हमारी टेबल्स इस डेटाबेस में, हमें सारी जो टेबल्स है उनमें सर्च नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट डेटाबेस ओपन करते थे उसमें वो टेबल हमें मिल जाती है। तो अगर आप चाहते हैं, जैसे मुझे टीचर्स का डेटा रखना है तो मैंने टीचर नाम से एक डेटाबेस अलग बना लिया, स्टूडेंट्स का डेटा रखना है तो मैंने स्टूडेंट नाम से डेटाबेस अलग बना लिया।
तो अगर आप अलग अलग डेटाबेस में काम करना चाहते हैं, डेटाबेस दूसरा बनाना चाहते हैं, आपका जो टेबल है बनी बनाई है वो दूसरे डेटाबेस में है, तो आप डेटाबेस इक्वल्स टू और डेटाबेस का नेम देंगे। और अगर आपने किसी डेटाबेस में नहीं बनाई है, डायरेक्टली MySQL में जो डिफॉल्ट डेटाबेस होता है उसी में अगर आपने सारी टेबल्स बनाई है, तो आपको यहाँ पर ये डेटाबेस वाला पैरामीटर देने की जरूरत नहीं है। तो ये सिंटेक्स आप ध्यान रखेंगे, कनेक्ट के साथ में 4 पैरामीटर्स हमें देना होता है। होस्ट नेम जो कि लोकल होस्ट होगा, यूजर नेम ये MySQL का यूजर नेम होगा, पासवर्ड MySQL का पासवर्ड होगा, एंड डेटाबेस का नेम जिस भी डेटाबेस में आप काम करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको मैं करके दिखाती हूँ, जैसे एक एग्जांपल में भी शो किया हुआ है। यहाँ देखिए, होस्ट द डेटाबेस सर्वर होस्ट नेम और आईपी एड्रेस, यूजर इज द यूजर नेम ऑन MySQL, पासवर्ड इज द पासवर्ड ऑफ द यूजर, एंड डेटाबेस इज ऑप्शनल विच प्रोवाइड्स द डेटाबेस नेम ऑफ MySQL डेटाबेस। एग्जांपल, हमने यहाँ इंपोर्ट कर लिया MySQL.connector एज SQLTR, ये जो है SQLTOR, मैंने इसको एलियास नेम दे दिया है, जिससे कि यहाँ हमें पूरा नहीं लिखना पड़ेगा MySQL.connector। आप चाहें तो यहाँ ये मत दीजिए, डायरेक्ट MySQL.connector यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, माइकॉन हमारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट हो गया, SQLTOR डॉट कनेक्ट, देन हमने 4 पैरामीटर्स दिए, होस्ट में लोकल होस्ट, यूजर रूट होता है बाय डिफॉल्ट, पासवर्ड मेरा जो डेटाबेस है उसमें मैंने पासवर्ड ABC दे रखा है, एंड डेटाबेस हम एम्प्लॉय डेटाबेस में काम कर रहे थे जब हमने जो प्रीवियस वीडियोस अगर आपने देखी होंगी डेटाबेस की, जहाँ पर डेटाबेस के अंदर हम क्वेरीज एग्जीक्यूट कर रहे थे, तो वहां पर हम एम्प्लॉय डेटाबेस में ही काम कर रहे थे, तो मैंने यहाँ पर उसी डेटाबेस को यूज कर लिया है। आप चाहे तो नया डेटाबेस बना भी सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें सिंटेक्स लिखना होगा। अब इसे हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। देखिए, import MySQL.connector में भी यहाँ पर एक एलियास नेम दे देती हूँ, जिससे कि इजीली हम यूज कर लेंगे, MySQL TO या SQLTOR, कुछ भी दे दीजिए आप, SQLTOR। ठीक है, देन हम यहाँ पर एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मैंने बनाया माइकॉन के नाम से, किसी भी नाम से बना सकते हैं, कोई वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए बस। ठीक है, देन पैकेज जो है हमने उसका नाम चेंज कर दिया है, हमने कर दिया SQLTOR। अगर आपने ये नहीं किया है तो आप डायरेक्ट लिखेंगे MySQL.connect। ठीक है, डॉट हमने कनेक्ट फंक्शन का यूज करना है। कनेक्ट फंक्शन के 4 पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहला पैरामीटर है होस्ट, होस्ट के अंदर हमें दे देना है लोकल होस्ट। ठीक है, सेकंड पैरामीटर होता है यूजर, यूजर जो है वो बाय डिफॉल्ट क्या है, रूट। थर्ड पैरामीटर होता है पासवर्ड, PASSWD है, पासवर्ड का जो नाम है यहाँ पर पैरामीटर का, पासवर्ड इज इक्वल्स टू, हम कुछ जो हमारा पासवर्ड है वो पासवर्ड दे देंगे, मैंने ABC दे रखा है। ठीक है, एंड कॉमा लगाकर जो लास्ट हमारा है वो है डेटाबेस इज इक्वल्स टू, मैं एम्प्लॉय डेटाबेस के अंदर काम कर रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर, ठीक है, मैंने ये कनेक्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या स्टेप है। अभी हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा लेकिन बस कनेक्ट होगा, उसके आगे का कोई काम नहीं होगा। वो करने के लिए फिर हमें उसकी नेक्स्ट स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी। आई होप आपको यहाँ तक के स्टेप समझ में आए होंगे। ठीक है, एक नोट है, इफ पाइथन रिपोर्ट्स नो एरर इट मींस यू हैव सक्सेसफुली कनेक्टेड टू MySQL डेटाबेस। अगर पाइथन ने कोई एरर नहीं दी है, इसका मतलब ये कि हम MySQL के डेटाबेस से सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुके हैं। We can also check for successful connection using function is connected with connected object। अगर आपको चेक करना है कि आपका जो प्रोग्राम है पाइथन का वो MySQL से कनेक्ट हुआ है कि नहीं, तो आप इस कनेक्टेड फंक्शन का यूज कर सकते हैं, किसके साथ में, कनेक्शन ऑब्जेक्ट के साथ में, इस तरह से। इफ mycon डॉट इज कनेक्टेड, मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये कनेक्ट हो चुका है तो ये ट्रू होगा, इस कनेक्टेड ट्रू देगा। ट्रू के केस में इफ चलता है तो वहां प्रिंट हो जाए सक्सेसफुली कनेक्टेड टू डेटाबेस। ठीक है, देखिए मैं करके दिखाती हूँ इसे। यहाँ पर हम चेक करते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो MySQL से कनेक्ट हुआ है कि नहीं। तो इफ ऑब्जेक्ट का नाम है mycon डॉट इज कनेक्टेड। ठीक है, अगर कनेक्ट हो जाता है, ट्रू होता है, तो प्रिंट हो जाए कनेक्टेड सक्सेसफुली विद MySQL। ठीक है, ये मैसेज प्रिंट हो।
इसे मैं आपको रन करके दिखाती हूँ कि हमारा जो कनेक्शन है वो एस्टेब्लिश हुआ है या नहीं हुआ। ठीक, सेव करते हैं इसे और रन। कनेक्टेड सक्सेसफुली विद माइस्क्वेल, इसका मतलब ये है कि हमारा जो कनेक्शन है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। बट ये काम तभी होगा जब आपने माइस्क्वेल कनेक्टर इंस्टॉल किया होगा, यहाँ पर ये प्रॉपर पैरामीटर्स पास किए होंगे, पासवर्ड वगैरह सारे प्रॉपर पास किए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि इसके आगे क्या करना होगा। अब कनेक्शन एस्टेब्लिश होने के बाद में हमें जो हमारा है डेटाबेस है, सो कनेक्शन के बाद में हमें अपने डेटाबेस में जो टेबल्स हैं उन टेबल्स के डेटा को फैच करना है, रीड करना है हमारे प्रोग्राम के अंदर, जिससे कि हम प्रोग्राम में उन्हें देख सकें। तो उसके लिए हमें फोर्थ स्टेप होती है, कनेक्ट करने के बाद में डेटाबेस से कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के बाद में हमें कर्सर इंस्टेंस बनाना होता है ना, कर्सर ऑब्जेक्ट बनाना होता है। ये कर्सर क्या होता है, इस कर्सर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट होता है, कंट्रोल होता है, जिसके पास में जो भी टेबल है आपके डेटाबेस के अंदर, उस डेटाबेस मतलब आप क्वेरी लिखेंगे, यहाँ पर टेबल का नेम होगा, उस टेबल से जितना भी जो डेटा होगा, पूरा डेटा, सारी रोज एक रिजल्ट सेट के फॉर्म में ले आएगी और इस कर्सर के पास में आकर स्टोर हो जाएगी। मतलब इस कर्सर के पास में कंट्रोल होगा कि ये वन बाय वन एक एक रो को जो भी टेबल में से आपने रीड किए उसे यहाँ पर एक्सेस कर सके। तो कर्सर के पास में पूरा एक रिजल्ट सेट होता है। रिजल्ट सेट क्या होता है, वो कंप्लीट डेटा जो भी एक क्वेरी से कलेक्ट होकर आपके प्रोग्राम के अंदर आया है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम, तो एम टेबल के अंदर जितनी भी रोज होंगी ना, वो सारी रोज कलेक्ट होकर एक रिजल्ट सेट के फॉर्म में कर्सर को असाइन हो जाएगी। अब कर्सर क्या है, इसके पास में कंट्रोल होगा, यही एक कंट्रोलर होगा जो कि उसे उस रिजल्ट सेट में से एक एक रो को एक्सेस होने देगा। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप होती है हमें कर्सर इंस्टेंस बनाना होता है। A database cursor is a useful control structure of database connectivity. Database cursor क्या होता है, कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है डेटाबेस कनेक्टिविटी का। It is created to get the access of all records retrieved as per query, जिसे हम रिजल्ट सेट कहते हैं, and allows you to traverse the result set row by row. ठीक है, इसके पास में पूरा डेटा होता है, तो यही अलाउ करता है जिससे हम रो बाय रो एक एक डेटा को वहाँ एक्सेस कर सकें। For creating an instance of cursor by using cursor function as per following syntax. हम कर्सर का इंस्टेंस बनाने के लिए कर्सर फंक्शन का यूज करते हैं, जो बनता है इस तरह से। कर्सर का कोई ऑब्जेक्ट बनेगा, कोई एक वैलिड आइडेंटिफायर, देन कनेक्शन ऑब्जेक्ट जो आपने कनेक्शन एस्टेब्लिश किया है उसका ऑब्जेक्ट, डॉट कर्सर मेथड। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, कर्सर फंक्शन के पास पूरा डेटा होता है, देन इस कर्सर के ऊपर कुछ फंक्शंस होते हैं जिससे हम वन बाय वन या डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब रोज वन बाय वन प्रिंट कर सकते हैं। कुछ फंक्शंस हमें इस कर्सर ऑब्जेक्ट के ऊपर फिर यूज करने पड़ेंगे। आप डायरेक्टली इस कर्सर को प्रिंट नहीं करेंगे, वरना वो क्या करेगा, पूरे डेटा को, क्योंकि इसके पास में तो रिजल्ट सेट होता है ना, तो पूरे डेटा को एक साथ मतलब कर्सर आप प्रिंट नहीं होने देंगे। ठीक है, देन करके देखते हैं इस चीज को। मैं ये वाला भी सिंटेक्स आपको दिखाती हूँ। एक किसी भी नाम से हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे, जैसे मैंने कर्सर नाम से ही कर्सर का ऑब्जेक्ट बनाया। हमारे कनेक्शन स्ट्रिंग का नेम है माइकॉन डॉट कर्सर। ठीक है, यहाँ से एक कर्सर इंस्टेंस बन गया। ठीक, आप देखिए अगर आप डायरेक्टली यहाँ पर इस कर्सर को प्रिंट करेंगे, वो क्या कह रहा है, नथिंग एग्जीक्यूटेड। अभी एक्चुअली में मैंने उसका गलत सिंटेक्स लिख दिया है, कर्सर के साथ में हम क्वेरी देते हैं, सॉरी। ठीक है, ये अभी कोई क्वेरी एग्जीक्यूट ही नहीं हुई है जो उसके साथ में डेटा है, लेकिन आपको एक कर्सर जो है वो क्रिएट करना पड़ता है, जिसके पास में जब हम कुछ फंक्शंस यूज करेंगे इस कर्सर के ऊपर, एग्जीक्यूट करेंगे क्वेरीज को जिससे डेटा कलेक्ट होकर आएगा, या आप और फंक्शंस यूज करेंगे जिससे डेटा वन बाय वन वहाँ एक्सेस होगा, तो वो सारा काम जो होगा वो इस कंट्रोलर से होगा, जो कंट्रोलर आपका कौन होगा, कर्सर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये फिफ्थ स्टेप है। फोर्थ स्टेप तक हमें कर्सर क्रिएट करना होता है, देन फिफ्थ होता है एग्जीक्यूट एसक्यूएल क्वेरी।
हमें एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूट करनी होती है और यहाँ एग्जीक्यूट करने के लिए सिंपल सा नेम है एग्जीक्यूट। यहाँ पर फंक्शंस के नेम भी ऐसे हैं जो टफ नहीं है, मतलब जो नॉर्मल स्टेटमेंट हो उस फंक्शन को पढ़ के आप समझ जाएंगे कि फंक्शन क्या करने वाला है। तो एग्जीक्यूट नाम से ही फंक्शन है जिसके अंदर हम कोई भी क्वेरी पास करेंगे, वो क्वेरी एग्जीक्यूट होगी और कर्सर ऑब्जेक्ट के पास में उसका पूरा डेटा आ जाएगा। ठीक है, इसको एग्जाम्पल होता है कर्सर डॉट एग्जीक्यूट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, मतलब जो भी क्वेरी आप वहां पास करेंगे वो क्वेरी वो एग्जीक्यूट कर देगा। हम यहाँ पर लिख देंगे, आप डायरेक्ट कर्सर को प्रिंट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ फंक्शंस यूज होते हैं, उन फंक्शंस के थ्रू हम डेटा को प्रिंट करते हैं। अब हम इस कर्सर के ऊपर एग्जीक्यूट करेंगे क्वेरी। हमने यहाँ लिख दिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, अगर आपको याद हो तो एम्प्लॉय डेटाबेस के अंदर हमने एक एम्प नाम से टेबल बना रखी थी। तो ये क्या करेगा, एम्प टेबल का पूरा डेटा सिलेक्ट करेगा और इस कर्सर ऑब्जेक्ट को दे देगा। देन इस कर्सर ऑब्जेक्ट के ऊपर हम वन बाय वन एक फंक्शन यूज करके उस डेटा को फैच करेंगे। मैं आपको MySQL में भी दिखा दूं कि हमारी ये टेबल बन रही है। MySQL स्टार्ट किया, MySQL कमांड लाइन, पासवर्ड दिया abc, यूज एम्प्लॉय शो टेबल। देखिए EMP नाम से टेबल बन रही है। यहाँ पर मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, ठीक है। तो आप ये देखिए पूरा डेटा सिलेक्ट होकर टेबल का आपके सामने प्रिंट हो गया। यहाँ पर यही चीज हम पाइथन में करेंगे। तो अब यहाँ से ये एग्जीक्यूट तो हो गया, डेटा एग्जीक्यूट तो हो गया, लेकिन अभी आप उस डेटा को प्रिंट नहीं कर सकते। उस डेटा को प्रिंट करने के लिए आपको फिर कुछ फंक्शंस को यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है रिजल्ट सेट। रिजल्ट सेट मैं आपको बता ही चुकी हूँ। द रिजल्ट सेट रेफर्स टू अ लॉजिकल सेट ऑफ रिकॉर्ड्स दैट आर फेच्ड फ्रॉम द डेटाबेस बाय एग्जीक्यूटिंग एन एसक्यूएल क्वेरी एंड मेड अवेलेबल टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम। रिजल्ट सेट क्या होता है, लॉजिकल सेट ऑफ रिकॉर्ड्स होता है, सारा रिकॉर्ड होता है रिजल्ट सेट के अंदर डेटाबेस के टेबल का, जिसे हम वन बाय वन एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट सेट क्या होता है, जो भी क्वेरी एग्जीक्यूट हुई और एग्जीक्यूट होने के बाद में जो डेटाबेस से पूरा डेटा कलेक्ट कर कर आया है, उस डेटा को ही रिजल्ट सेट बोला जाता है। वो कर्सर ऑब्जेक्ट के पास में रहता है, लेकिन वो लॉजिकल फॉर्म में रहता है। उसे एक्सेस करने के लिए फिर हम फंक्शंस का यूज करते हैं। ठीक है, ये हुई हमारी 5 स्टेप्स, जहां तक हमने एसक्यूएल की क्वेरीज एग्जीक्यूट कर ली है। अब बात आती है कि हमें रोज जो प्रिंट करना है, डेटा फैच करना है, वो फैच हम कैसे करें। तो एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम रिजल्ट सेट, रिजल्ट सेट से हम डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वंस द रिजल्ट ऑफ क्वेरी इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ रिजल्ट सेट stored in a cursor object, you can extract data from the result set using any of the following fetch functions। हम ये जनरली 3 fetch functions होते हैं। इन तीनों फंक्शंस का यूज करके फिर डेटा रिजल्ट सेट से डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, जिससे कि वो हम पाइथन में प्रिंट कर सकें। सबसे पहला मेथड होता है फेच ऑल। फेच ऑल क्या करेगा, उस टेबल में जितनी भी रोज हैं उन सारी रोज को रिटर्न कर देता है इन द फॉर्म ऑफ टपल। इट विल रिटर्न ऑल द रोज फ्रॉम द रिजल्ट सेट इन द फॉर्म ऑफ अ टपल कंटेनिंग द रिकॉर्ड। इसका जो सिंटेक्स होता है वो ये होता है, डेटा कोई भी वेरिएबल इज इक्वल्स टू आपका कर्सर डॉट फेच ऑल, कर्सर ऑब्जेक्ट डॉट फेच ऑल। तो ये क्या करेगा, पूरा डेटा इन द फॉर्म ऑफ टपल वहां से एक्सट्रैक्ट करेगा और डेटा वेरिएबल को दे देगा। देन आप रो बाय रो अगर उस डेटा को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप उस फॉर लूप लगा लीजिए। ये तो जनरल चीजें हैं, ये आपको पता ही है। इसको हम करते हैं एग्जीक्यूट करने के बाद में हमने यहाँ पर लिखा, एक वेरिएबल बनाया हमने डेटा के नेम से, कर्सर ऑब्जेक्ट के पास में पूरा रिजल्ट सेट होगा डॉट फेच ऑन, ठीक है। देन हमने यहाँ फॉर लूप लगा दिया फॉर रो इन डेटा। वन बाय वन एक एक रो हमें प्रिंट करना है, तो हमने यहाँ पर रो को, ठीक है, सिंपल मैंने क्या किया, वेरिएबल बनाया, कर्सर से डेटा फेच ऑल से पूरा सारा डेटा फेच होगा और डेटा को असाइन हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ टपल। देन रो फॉर लूप लगाकर रो बाय रो एक एक रो हमें एक बार में अगर प्रिंट करना है तो हम ये लूप लगा देंगे। अब मैं इसे सेव करती हूँ एंड आपके सामने रन करती हूँ। आप देखिएगा पूरा डेटा वहां से रिट्रीव होकर आपके सामने, पहले कनेक्टेड सक्सेसफुली विद MySQL, वो हमने कनेक्शन चेक किया था,
उसके लिए है। देन ये 1 बाय 1 पूरी रो आपके सामने प्रिंट होगा। इसमें ध्यान रखिएगा हेडिंग वाली जो रो होती है वो प्रिंट नहीं होती है, ठीक है। वो तो डेटाबेस का काम है, हमें तो डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है डेटा। हमें क्या मतलब, जैसे एग्जांपल है हम फेसबुक में लॉगिन जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हम तो सारी वैल्यूज डाल देते हैं, हमें क्या पता है कि डेटाबेस के अंदर वो किस कॉलम के नेम से स्टोर हो रखा है, ठीक है। अगर कॉलम्स के नेम और ये सारी चीजें हमें पता होगी तो फिर ऐसे तो कोई भी उसके ऊपर अपडेट कमांड या ऑल्टर कमांड का यूज करके टेबल में ही चेंजेस कर देगा। तो इसीलिए वो सारी चीजें शो नहीं होती हैं, वो सारी सिक्योर्ड होती हैं। जब डेटाबेस बनाया जाता है, टेबल्स क्रिएट की जाती है, तो वो ऑलरेडी एडमिन के थ्रू ही की जाती है। यहाँ आपके सामने सिर्फ डेटा आएगा, ठीक है। वो DDL कमांड्स आप यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक। तो ये एक्सट्रैक्ट ऑल से आप देखिए पूरा सारी रोज आपके सामने आ गई, पूरा यही डेटा है ये, ठीक। नेक्स्ट होता है एक्सट्रैक्ट ऑल के सॉरी फेच ऑल के बाद में फेच मैनी। फेच मैनी के अंदर हम यहाँ पर कोई भी नंबर दे सकते हैं, हम जितने नंबर देंगे सिर्फ उतनी ही रोज आपके सामने प्रिंट होंगी। अगर आप यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं देते हैं तो सिर्फ 1 रो आपके सामने प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल इसी में चेंजेस कर देते हैं, जैसे मैंने फेच ऑल की जगह पे यहाँ कर दिया फेच मैनी और हमने सिर्फ यहाँ 4 रोज प्रिंट करवाई, तो सेव रन। देखिए सिर्फ 4 रोज प्रिंट होंगे आपके सामने। दोबारा से रन कर देती हूँ वैसे, देखिए सिर्फ 4 रोज प्रिंट होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ कोई भी नंबर नहीं देते हैं, सेव करते हैं, रन करते हैं, तो देखिए सिर्फ 1 रो प्रिंट होगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, फेच मेन्यू में आप जितनी रो भी प्रिंट करवाना चाहते हैं वो हम फेच मेन्यू में यहाँ दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट इसका फंक्शन फेच वन मेथड। फेच वन नाम से पता चल रहा है एक बार में सिर्फ एक ही रो को लेगा और आपके सामने प्रिंट करेगा। फेच वन के अंदर क्या होता है, एक पॉइंटर होता है जो कि बिगिनिंग में होता है फाइल के। यहाँ फेच वन के साथ में हमें लूप लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम डेटा को प्रिंट कर सकते हैं क्योंकि एक बार में एक ही रो को फेच करता है। तो फेच वन एक बार में एक रो लेगा, डेटा को दे देगा। तो जो पॉइंटर होता है रिजल्ट सेट के अंदर वो सबसे फर्स्ट बिगिनिंग में होता है, तो पहली रो आपके सामने प्रिंट करने के बाद में नेक्स्ट जो रो होगी अपने आप उसके ऊपर डेटा को ले आता है और फिर उस नेक्स्ट रो से फिर जैसे जैसे आप यहाँ पर फेच वन कॉल करते चलेंगे वो डेटा को रीड करता जाएगा और प्रिंट करता जाएगा, ठीक है। आप इसे रन करें, सेव कर देखिए पहली रो प्रिंट हो गई आपके सामने। अब अगर आप दूसरी रो प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आपको दोबारा से फेच वन को कॉल करना पड़ेगा। एक बार में ये एक ही रो को रीड करता है, अब ऑटोमेटिकली ये सेकंड रो प्रिंट करेगा, ऐसा नहीं है कि वापस फर्स्ट रो करेगा क्योंकि पॉइंटर की पोजीशन चेंज होती जाती है जैसे जैसे फेच वन कॉल होता जाता है। अब आप देखिए सेकंड रो प्रिंट होगी, ठीक है। तो ये 3 मेथड्स होते हैं जिन मेथड्स का यूज हम कर्सर ऑब्जेक्ट के ऊपर करते हैं जिससे कि रिजल्ट सेट से डेटा 1 बाय 1 एक्सट्रैक्ट होता है और एक्सट्रैक्ट होने के सामने साथ में आपके सामने प्रिंट हो जाता है, ठीक है। तो आज मैं इतना ही रखूंगी, ये सारी चीजें आप प्रैक्टिकल कर कर देखें, यही सारी चीजें यूज होंगी। वैसे इस चैप्टर में इतना ही है और उसके बाद में कुछ अपडेट कमांड्स और हैं जो कि हम डेटा के ऊपर अप्लाई करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। आप इतना करके देखिए, कोई भी डाउट होता है तो फिर आप मुझसे पूछ लें, ठीक है।